आज मैं आप लोगों के साथ एनुअल क्लोजिंग ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर 2022-23 के बारे में डिस्कस करूंगा। जो ESICC के अकाउंट हैं, जो ESIC की एनुअल क्लोजिंग होती है, जो एनुअल अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट हम जब बनाते हैं यूनिट लेवल पे और हेडक्वार्टर लेवल में, वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये हमारे ओवरऑल मैंने डिवाइड कर रखा है जो सब्जेक्ट्स को, टोटल मिला के 8 डिवीज़न कर रखे हैं। जिसमें पहला मैंने डिवीज़न ले रखा है सबमिशन एंड स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट, सेकंड ले रखा है प्रोविजन ऑफ लायबिलिटीज, थर्ड ले रखा है मैंने डेप्रिसिएशन, फोर्थ ले रखा है कैश एंड बैंक बैलेंस, फिफ्थ ले रखा है क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर, सिक्स ले रखा है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड इन्वेंट्री, और सेवन ले रखा है ऑन अकाउंट पेमेंट, और एट लिया हुआ मैंने मिसलेनियस। तो वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या है। पहला जो हमारा सबमिशन एंड स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स, वो रिलेट करता है डेट्स हैं उसके अंदर, और मोड ऑफ सबमिशन है, किस तरह से सबमिशन करना है, और एग्जामिनेशन कैसे करना है बुक्स, मतलब आपके अकाउंट्स का, वो सब इसके बारे में बताया। तो इसके बारे में आगे चलते हैं। तो नॉर्मली हमारी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ मार्च प्रोविजनल अकाउंट है, वो हमारी 11 अप्रैल 2023 को रखे। 11 अप्रैल 2023 से पहले आपको अपने मार्च प्रोविजनल अकाउंट सबमिट करा देने हैं। कौन से मेल के थ्रू? FA1 में fa1hq@esic.nic.in। और इसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी भी, जो एवरेज अकाउंट होती है उसको आपको सबमिट करनी है, स्पीड पोस्ट की तरह हेडक्वार्टर को भेजनी है वो हार्ड कॉपी। जो इसके मंथली अकाउंट फॉर द मार्च 2023 शुड बी रिगार्डेड एज द फाइनल अकाउंट ऑफ द ईयर 22-23 फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस बेयरिंग ए फ्यू एडजस्टमेंट। इसमें जो हमारे मंथली अकाउंट्स हैं, मंथ वाइज सारे कंसोलिडेट होकर मार्च के बन जाते हैं। एडजस्टमेंट के अलावा सारा कुछ इसके अंदर आ जाना चाहिए। जो एडजस्टमेंट होती है हम मार्च फाइनल में मंगाते हैं, और सारे एफर्ट्स हमें देने चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी कर दें, स्पीडली करें। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है टाइमली एक्शन लेने की, एडजस्टमेंट को स्पीड अप करने की, वो सब आपको करने हैं। और जब अकाउंट सबमिटेड करेंगे, अकाउंट यूनिट को हमें हमेशा मेंशन करना है, नेम ऑफ द DDF, उसका नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, उसका VOIP नंबर क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। ये टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर और इसका मोबाइल नंबर, ये आपको मेंशन करना है जब आप मार्च प्रोविजनल अकाउंट जमा कराएंगे। 11 अप्रैल की इसकी डेट है। FA1hq@esic.nic.in में जमा करने हैं, और 11 अप्रैल इसकी डेडलाइन आपको देख लेना, डेडलाइन से आपको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। और आगे चलते हैं। अब हमारे फाइनल मार्च फाइनल कब तक आपको सबमिट करना है? मार्च फाइनल आपको 22 अप्रैल 2023 से पहले ईमेल, हाँ, जो कि मैंने आपको बताया था FA1 वाले ईमेल में, along with the signed hard copy of complete accounts along with all annexure up to A to J सारे annexure आपको सबमिट करने हैं with the फाइनल अकाउंट हार्ड कॉपी। और आपको अकाउंट्स की जो फाइनल अकाउंट की, जो अकाउंट की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जो एक्सेल कॉपी है, वो आपको मेल के थ्रू सबमिट करनी है। तो उसके लिए एक हमने चेकलिस्ट बना रखी है, जिसे एनेक्सर ए में बताया कि चेकलिस्ट फॉर सबमिशन ऑफ अलॉन्ग विद द मार्च फाइनल अकाउंट इज गिवन इन। मार्च फाइनल के लिए एक चेकलिस्ट बना रखी है। ये मार्च फाइनल ड्यूली साइंड और स्टैम्प बाई होने चाहिए हेड ऑफ फाइनेंस, DDF जो भी है, जहाँ पे ADF है, जहाँ JDF है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करना चाहिए। एनेक्सर ए में मैंने क्या डाला कि चेकलिस्ट क्या बनाई है, देखिए मैंने चेकलिस्ट बना रखी है। इसके अंदर चेकलिस्ट फॉर सबमिशन ऑफ मार्च फाइनल, सबसे पहले ऊपर इसमें नेम ऑफ अकाउंटिंग यूनिट लिखना है, किस डेट को आपने सबमिट किया है वो डेट लिखनी है अपने। उसके चेकलिस्ट में क्या क्या है हमारा, देखो, प्रोविजन फॉर PDB DB ESIC COVID-19 रिलीफ स्कीम्स, इसका अमाउंट मैच करना चाहिए हेडक्वार्टर के फिगर्स के साथ, ये ध्यान रखना। ये ओपनिंग बैलेंस से होते हैं, ये मैच करना चाहिए। उसके बाद जो भी हमने आप एक्चुअल पेमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। इसके पर्टिकुलर DB का तो DB में, PDB का PDB में, ESIC कोविड रिलीफ फंड का तो ESIC कोविड रिलीफ फंड में, ये आपको रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। और EBRF का पेंशन का भी क्या करना, सिमिलरली हमने EBRF के पेंशन के पहले बैलेंस देखने, जो हेडक्वार्टर से मैच करने चाहिए। दूसरा, जो भी एक्चुअल पेमेंट है, जो भी हमारे एक्चुअल पेमेंट है, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाने चाहिए, उसके पर्टिकुलर रिजर्व के अंदर। पेंशन का है तो पेंशन के अंदर, ग्रेचुटी की पेमेंट है तो ग्रेचुटी रिजर्व के अंदर, लिविंग कैशमेंट तो लिविंग कैशमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रोविजन फॉर expenditure provision is to be made as per the accounting policy and for all known liability as shown in the annexure B। annexure E में, B में जो बता रखा है अकाउंटिंग पॉलिसी, वो सारे के सारे आपको ये बताने हैं। annexure B का देखो, ये है हमारा annexure B।
डिटेल ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ सप्लायर बिल, सप्लायर बिल्स आपको सारे के सारे यहाँ पे डाल देना है। उस किस अकाउंट का, किस पार्टी का है, बिल का रेफरेंस नंबर क्या है, नेचर व एक्सपेंसेस क्या है, ये आउटस्टैंडिंग बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ कब कंप्लीट हुई है वर्क कंप्लीशन, 31 मार्च से पहले ही होना चाहिए, बाद में होगा तो उसकी वैलिडिटी नहीं इतनी मानी, रेलेवेंस नहीं है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ बिल कब तक कब आया है और कितने अमाउंट का था, और प्रोविजन जो बनाया है उसका अमाउंट। ऐसी सर्विस प्रोवाइडर की है, सप्लायर बिल सर्विस प्रोवाइडर की, और ऐसी सैलरीज एंड बोनस की लायबिलिटी को आपने प्रोवाइड करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए मैं बताता हूँ, फॉर द ईच एंड एवरी पेज ऑफ हार्ड कॉपी, ध्यान रखिए ये चीज़ मैं इनफैक्ट मैंने इसमें लिखा हुआ है, फर्दर ईच एंड एवरी पेज ऑफ द हार्ड कॉपी ऑल्सो बी सर्टिफाइड बाय हेड ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स एंड मे बी डिस्पैच सो एज टू रीच हेडक्वार्टर लेटेस्ट बाय 25 अप्रैल। इससे ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। मैं लास्ट ईयर हमने देखा था कि काफ़ी डिले हुई है, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट डिले होते होते बचा है। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि 25 अप्रैल से पहले पहले आपका अकाउंट फाइनलाइज्ड हो जाए, और इसको आपको स्पीड पोस्ट से हार्ड कॉपी भेजनी है। सारे पेपर्स आपको सिग्नेचर करके साइन करके बिल्कुल ध्यान रखना है। और जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शन है जो एनुअल क्लोजिंग अकाउंट्स की है, जो कि ESIC की वेबसाइट में रखेंगे, जो टाइम टू टाइम हम डालते हैं, उसका आपको अधेयर टू करना है, यानी उसको आप फॉलो करना है। और इसलिए आपको चेकलिस्ट जो है चेक करना है, ये भी इसलिए आपको बार बार ESIC की वेबसाइट चेक करते रहना, आपकी मेल रेगुलरली चेक करनी है, या कोई मैंने नया तो नहीं भेज दिया आपके लिए कुछ अपडेट, तो वो सारे अपडेट्स आपको देखते रहने हैं, ये चीज़ है। और स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट जो है टोटली ये मैंने बता रहा कि ये स्क्रूटनी इस तरह से होगी, जैसे मंथली अकाउंट ऑफ जो मार्च है प्रोविजनल 2023 मार्च फाइनल दोनों है, जो शुड बी थॉरली चेक्ड कीपिंग व्यू द इंस्ट्रक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू बी डन अकाउंट। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपने एक हेड का दूसरे हेड में बुक कर दिया। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। कुछ अगर इनकम है, कहीं नॉर्मल इनकम है कि प्रायर पीरियड वाली इनकम है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है कि प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर, ये सारे एफर्ट्स आपको डालने हैं इसके अंदर। एक्सपेंडिचर शुड बी 100% रिकनसाइल्ड विद द रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ध्यान रखना है आपको। देयर शुड बी नो ऑब्वियस एरर लाइक माइनस बैलेंस इन रिसीट and expenditure. Such balance should be examined in detail and rectification entries should be passed before sending accounts to the headquarter. ये आपको देखना, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, पहले आपको थॉरली चेक करना है। थॉरली चेक करने के बाद उसमें अगर कोई माइनस आइटम वगैरह है तो उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके उसके बाद ही क्वार्टर को अपन भेजना है। हेडक्वार्टर में इतना टाइम नहीं होता कि आपके हर अकाउंट्स को हम बार बार रेक्टिफाई करवा सकें, हमें बार बार एक बार रेक्टिफाई करना अगले फिर रेक्टिफाई करवाना पड़ता है। तो इस तरह का टाइम नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि आपको अपने यूनिट लेवल पे ही टैली कर लेना चाहिए। एंड देयर शुड बी नो एक्सपेंडिचर विदाउट बजट ग्रांट और हैवी एक्सेसिव। मतलब आपका ये ध्यान रखना है कि आपका बजट से ज़्यादा एक्सीड तो नहीं कर गया। अगर एक्सीड कर गया तो आपको फुल जस्टिफिकेशन देना है, रिकॉर्डेड इन फुट नोट्स, आपको ये ध्यान रखना है। विदाउट बजटरी ग्रांट, हमारा जो बजट के अलावा नहीं होना चाहिए। एंड देयर शुड बी नो नेगेटिव बैलेंस अंडर डेट एंड डिपॉजिट अकाउंट, ये बहुत सीरियस है, लास्ट टाइम ऑडिट में पॉइंट आउट किया था। जो हमारे डेट एंड डिपॉजिट है, DDR हैं और लोन एंड एडवांसेस, उसमें नेगेटिव बैलेंसेस दिख रहे थे। उसका रीजन आपको सभी को पता है, एक एम्प्लॉय यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, आप सस्पेंस स्लिप इशू नहीं करते, वहाँ पे भी जाके कटना लग जाता है, वहाँ माइनस हो रहा होता है, इस साइड आपका प्लस पड़ा रहता है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी रिकन्सिलेशन होगा। तो ये जब भी कोई ट्रांसफर होता है एम्प्लॉय, तो प्रॉपर सस्पेंस स्लिप इशू करो, आप LPC इशू करो, तो उसमें उसके साथ लिख के उसका बैलेंसेस भी दीजिए, ताकि आपका बैलेंस यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी यूनिट में जा सके। तो ये चीज़ है, आपको नेगेटिव बैलेंस अंडर DDR नहीं होने चाहिए और लोन एडवांसेस नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। और मैथमेटिकल मिस्टेक, ये तो ऑब्वियस है, मैथमेटिकल मिस्टेक कोई होनी चाहिए, नहीं तो टैली नहीं करेगा आपका अकाउंट्स। और आपका मंथली अकाउंट जो मार्च फाइनल है और प्रिपेयर उसका ऑन द बेसिस ऑफ पेड और एडजस्टमेंट वाउचर ओनली, पेमेंट बुक्ड इन द मंथली अकाउंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय पेड और एडजस्टमेंट वाउचर। आप देखो जो भी एंट्रीज डाल रहे हैं उसका सपोर्टेड वाउचर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका बता रहा हूँ, सब्सिडी लेजर में क्यों होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स ऑडिट भी होता है, जो कि अकाउंट्स ऑनली आके आपके चेक करते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पे कोई एरर नहीं होती, कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखें। और
it should also be ensured that the all provision liabilities like PDB, DB and depreciation, salary and other payable is to be created in March final only. पहले मत करिए, मार्च फाइनल में कीजिए, और क्योंकि आपको पता है मार्च फाइनल से पहले होगा नहीं. ऑल दिस एडजस्टमेंट अदर एंट्रीज आर टू बी डन इन मार्च फाइनल 2023 ओनली. ये ध्यान रखना. क्या है? प्रोविजन लायबिलिटीज, जैसे कि पीडी बता रहा हूँ, डीबी बता रहा हूँ, ईबीआरएफ है, डेप्रिसिएशन है, सैलरी एंड अदर पेबल, ये सारे मार्च 23 में आ जाने चाहिए. और एक्सपेंडिचर अंदर ऑल अकाउंट्स हेड मस्ट बी टैलीड विद रिस्पेक्टिव सब्सिडी लेजर. एसएल, आपको एसएल से टैली होने चाहिए एक्सपेंडिचर की. ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है. इस बार इसको आपको जरूर करना है. एक्सपेंडिचर जो भी अकाउंट हेड के अंदर है वो एसएल से टैली करिए. आपके सब्सिडी लेजर से अब टैली करना है आपको, टैली करके ही भेजें आप. और it should also be ensured that the personal ledger in respect of all third party must be maintained at accounting unit level as per the accounting manual of ESIC and produced to the audit as and when demanded. ये अभी पार्टी लेजर के बीच में ऑडिटर वाला ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि यूनिट में कोई भी किसी के पास भी पार्टी लेजर नहीं है, तो आपको ये पार्टी लेजर बना के रखना है. पार्टी लेजर में एक्सेल में भी बना सकते हैं, या आप कोई जैसे आपने कोई रजिस्टर बनाया, रजिस्टर को कंपाइल करके पार्टी लेजर बना दिए कि आपका ये बैलेंस है, इस पर्टिकुलर पार्टी का कितना पेबल है, और ये चीज़ आपको बना के रखनी है. एनी अनयूजुअल डिक्रीज इंक्रीज, और अगर कुछ डिफरेंट ट्रेंड दिख रहा है एक्सपेंडिचर में, अगर जब कंपाइल करते हैं, मतलब जैसे कि पिछले साल इस साल जब कंपाइल करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अगर आपको कोई इनएडवर्टेंट मतलब इंक्रीज डिक्रीज ऐसे दिख रही है कि जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आपको इसको जरूर चेक करना है. उसको उसकी अगर चेक करने के बाद जो आपको लगता है कि ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन दे देना आपको कि क्यों आया ये. इसका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार चेक करते हैं, दिखता है हम आपसे बार बार क्वेरी करेंगे. अब सेकंड जो हमारा डिवीजन मैंने बताया था, ये तो मैंने सबमिशन एंड स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट के बारे में बता दिया. और उससे अगला है हमारा प्रोविजन ऑफ लायबिलिटीज. इसके अंदर हम क्या करेंगे? स्पेसिफाइज द बेसिस for creating the liabilities towards PDB, DB, ESIC COVID-19 relief scheme, EBRF, other expenses in the books and the amount accounted in the books of account. ये चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे. इसमें सबसे पहले प्रोविजन फॉर PDB, DB एंड ESIC COVID-19 रिलीफ स्कीम. इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पीछे बताया था. हम कोशिश ये करेंगे कि पीडीबी की और डीबी है और ईएसआईसी कोविड रिलीफ फंड स्कीम है, 20 तारीख से पहले आपको ईएसआईसी की वेबसाइट में पोस्ट कर दें. अगर बाई चांस 20 तारीख तक नहीं आता है, फिर आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आपको टाइमली पहुंचा दें, तो 21 अप्रैल को आपको तक नहीं हुआ तो आपको मार्च फाइनल में बिना उसको इनकॉर्पोरेट करके डाल देना है, और उसको हम ड्यू डेट पे आपको भेज देना है. ये ध्यान रखिए, उसका वेट मत करिए. हम 20-21 तारीख तक डाल देंगे. अगर नहीं डलता है तो आपको बिना उसके डाल देना, बाकी हम हेडक्वार्टर में हम एंट्री कर लेंगे उसकी. द एक्शन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग दिस फिगर इन रीजनल सब रीजनल ऑफिस अकाउंट विल बी टेकन है हेडक्वार्टर, जो मैं बताया आपको, एंड लिमिटेशन देयॉफ विल बी सेंड टू द अकाउंटिंग यूनिट. अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो अकाउंटिंग यूनिट में हम भेज देंगे. एंड द अकाउंटिंग यूनिट मस्ट इंश्योर टू ट्रांसफर एक्चुअल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व फंड. ये मैंने पहले भी बताया, जो एक्चुअल पेमेंट हुई है, जो रिजर्व फंड में जो भी रिजर्व्स हैं, रिजर्व किस किस के हैं? पीडीबी के हैं, डीबी के हैं, ईएसआईसी कोविड-19 रिलीफ फंड है हमारा नया बना था जो, वो है, ईबीआरएफ है. सबके जो एक्चुअल पेमेंट्स हैं सारी के सारे उसको कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व अकाउंट में आपको डाल देने हैं. एंड शुड नॉट बी मेड अंडर द अदर कैश बेनिफिट पेबल और अदर लायबिलिटीज हेड. इसमें ध्यान रखना है कि कोई लायबिलिटी हेड मत क्रिएट कर देना उसके अंदर, वो सारे उसके उसी रिजर्व के अंदर के डालने हैं. अब देखो ईबीआरएफ की बात करते हैं. प्रोविजन फॉर ईबीआरएफ में क्या आते हैं? पेंशन आता है, ग्रेचुइटी आता है, लीव इनकैशमेंट आता है, पेंशन मेडिकल स्कीम आता है. ये हमको हेडक्वार्टर बनाता है इसको. अकाउंटिंग यूनिट को शैल नॉट कैलकुलेट एंड मेक एनी प्रोविजन अगेंस्ट दिस हेड. However, all the accounting units are required to transfer the actual payment. मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए. However, all the accounting units are required to transfer the actual payment made under this act to the respective reserve account. अगर जो आपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट और पीएमएस की पेमेंट करी है ईबीआरएफ की, वो उनके रिजर्व अकाउंट में जरूर ट्रांसफर करना है. आपको यही काम है. बाकी प्रोविजन हम डालेंगे, डिफरेंस से हम डालते हैं प्रोविजन, वो हेडक्वार्टर लेवल पे होता है.
अब इसके बाद प्रोविजन ऑफ लायबिलिटी इन एआरपी, एआरपी में कैसे लायबिलिटी डालेंगे अब मेन बताता हूँ। तो एआरपी सिस्टम हैज़ बीन इनेबल्ड, हमने इनेबल्ड किया फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज। बैलेंस इन एआरपी कैश बुक इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग प्रोविजन। ईआरपी कैश बुक की उसमें प्रोविजन नहीं। फॉर एग्जांपल जब मैं सैलरी का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मंथ ऑफ मार्च की हम जब प्रोसेस करते हैं मार्च 23 के अंदर, आफ्टर क्रिएटिंग पेमेंट वाउचर्स वाइल क्रिएटिंग पीवी, ए चेक बॉक्स विल अपीयर, चेक बॉक्स आता है आपका उसके अंदर, उसमें लिखा होता है बुक अंडर लायबिलिटी, किस लायबिलिटी के अंदर बुक करें वो आपको टिक करना है, चेक करना है और ड्रॉप डाउन में जाके चेक करना है, उस तरह से आपकी लायबिलिटी आपकी बुक हो जाएगी। अब ये हैं प्रोविजंस, किस किस चीज़ का प्रोविजन, एक्सपेंडिचर का प्रोविजंस करता है। देखिए सैलरी पेबल है, रेंट पेबल है, टेलीफोन बिल पेबल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल है, बिल्स पेबल टू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सप्लायर बिल पेबल है, अदर पेबल है, ऑन अकाउंट पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट। ये ऑन अकाउंट वाला तो हेडक्वार्टर लेवल पे होता है। सैलरी पेबल आप अपने लेवल पे देखेंगे। सैलरी पेबल क्या होता है, जितनी ग्रॉस सैलरी बुक है उसमें से डिडक्शन माइनस करने तो वो क्या नेट सैलरी पेबल बन जाती है। अब ये ध्यान रखना है। इन एडिशन टू दिस लायबिलिटी में ऑल्सो बी क्रिएटेड अंडर दिस हेड इफ एनी सेटलमेंट बिल सच एज LTC, TA on tour, TA on transfer related to employees are pending up to 31st March 2023। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी भी लायबिलिटी क्रिएट करनी है। अगर लायबिलिटी नहीं करेंगे अगर जस्ट, तो ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमारी बैलेंस शीट की नहीं आएगी। जैसे रेंट पेबल, रेंट पेबल के बारे में अगर कोई किसी का रेंट ड्यू है 31 मार्च तक अपने पे नहीं किया तो उसको भी आपको प्रोविजन बुक करना है, उसका पेबल बुक करना है। टेलीफोन बिल नॉर्मली 31 मार्च के बाद ही आता है, मार्च के महीने का, तो वो भी आपको पेबल में बुक करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 31 मार्च के बाद आता है, उसको भी आपको पेबल में बुक करना है। सुपर स्पेशलिटी के जो टाइप के बिल आ रहे हैं आपके पास, आप एक कट ऑफ डेट ले लो, जैसे 20 अप्रैल की कट ऑफ डेट हमने रखी है, और जो कि पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं 31 मार्च तक और जिनके 20 अप्रैल तक बिल आते हैं, वो सारे के सारे बिल को मतलब प्रॉपरली आपको पेबल में बिल्स पेबल टू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर लायबिलिटी क्रिएट करनी है। ऐसे ही सप्लायर बिल है, सप्लायर बिल का हमने कट ऑफ डेट लाल रखी, 15 अप्रैल तक जितने आए थे आप बुक कर लीजिए। और अदर्स पेबल में आता है, अदर्स पेबल में आपको ध्यान रखना है बोनस फॉर द ईयर 22-23 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयज ऑन, ये आपको हमने बुक करनी है किसी लायबिलिटी में, और पिछले साल की 21-22 की लायबिलिटी को आपको क्लियर कर देना है, क्योंकि आप जो पेमेंट अपने बोनस पे किया वो इस साल का नहीं पे करते हो, पिछले साल का जो लायबिलिटी होती है उसमें से ही पे करते हैं, और इस साल की नए साल की लायबिलिटी हम बुक करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे के सारे अकाउंटिंग हेड भी दिए हुए हैं, और ये लायबिलिटी सैलरी, रेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्स पेबल, सप्लायर बिल पेबल, SST वाले हैं, अदर पेबल, ऑन अकाउंट पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट, ये हेडक्वार्टर में डालते हैं जो ये हैं। एंड सम चीज और बताने के, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वी एक्चुअली नोटेड दैट सम ऑफ द अकाउंटिंग यूनिट वाइल क्रिएटिंग लायबिलिटीज चूज पेबल हेड्स इन रिसिप्ट and in payment side, payable head. This is really a wrong practice while creating liability under the हमें क्या करना है, expenditure has to be selected in payment side and payable head in the रिसीट साइड। आपको एक्सपेंडिचर साइड में क्या लें, एक्सपेंडिचर हेड बुक करना है किस साइड में, पेमेंट साइड में, और रिसीट साइड में पेबल हेड बुक करना है। ये ध्यान रखिए, आपको लायबिलिटी क्रिएट करने के जो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रॉपरली है। ये PPT में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, इसमें आप देख के देख सकते हैं। वैसे भी अकाउंटिंग इंस्ट्रक्शन आपके पास पहुंचने वाली है, आप उससे देख के भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ रफली। जब PLB लायबिलिटी इज टू बी डिस्चार्ज विद अटमोस्ट केयर, ये ध्यान रखना, लायबिलिटी क्रेडिट अंडर बोनस। अब PLB लायबिलिटी को ध्यान से, PLB क्या परफॉर्मेंस लिंक बोनस, जो हमारा बोनस होता है वो लायबिलिटी ढंग से डिस्चार्ज करनी है। जैसे कि हमने एक जैसे 20-21 में मतलब 21-22 के लिए प्रोविजन बनाया था, वो हमने डिस्चार्ज करा, जैसे वो प्रॉपर्टी डिस्चार्ज होने का नया प्रोविजन हमें क्रिएट करना चाहिए, ध्यान रखना, नया प्रोविजन आपको क्रिएट करना अदर बोनस लायबिलिटी के अदर पेबल के अंदर। एक्सपेंडिचर सुपर स्पेशलिटी जो हैं वो हमारे प्रॉपर क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर, उसमें क्या करना है आपको, एक्सपेंडिचर और चार्जेस फॉर इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग अलग करना है। दोनों के हेड अलग अलग हैं, एक SST का एक्सपेंडिचर है और एक इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंडिचर, दोनों के हेड अलग अलग हैं। 4010-211 है, 4010-1220 है, ये हेड दोनों अलग अलग आपको बुक करने, ध्यान रखना, ये जब आप लायबिलिटी बुक करेंगे या जब भी एक्सपेंडिचर बुक करेंगे। द हेड charges for investigation is meant for expenditure on investigation other than the
पर्पज एक्सप्लेन्ड इन द मेडिकल डिवीजन लेटर एक दिया है, उसको चेक कर सकते हैं, लेटर का जो नंबर है मिल जाएगा। और एक्सपेंडिचर फॉर इन्वेस्टिगेशन एज एन्यूमरेटेड इन द अबव मेडिकल डिवीजन लेटर इज टू बी बुक्ड इन एक्सपेंडिचर ऑन सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट। ये स्पेशल पर्पज की इन्वेस्टिगेशन वो आ जाते हैं सिस्टम में, अदरवाइज सारे अदर इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम इससे आगे हम चल रहे थे, थर्ड में आ गए हैं लग रहा है, हाँ एक्सपेंडिचर सुपर स्पेशली हो गया। अगला हम डेप्रिसिएशन के अंदर आ गया। थर्ड जो मेरी डिवीजन थी बनाई थी मैंने डेप्रिसिएशन, दिस इज रिलेटिंग टू द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन एज पर द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द वैल्यू ऑफ असेट विच द रेट वुड बी अप्लाइड। जो रेट जिस असेट का उस पर ही लगाना, ये ध्यान रखना। उसका मैं आपको बताता हूँ, देखिए उसके अंदर तो कोई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्लोज्ड एनेक्सर सी में, एनेक्सर सी में आपके पास आएगा जो कि होगा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हेड आएगा आपके पास, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट जो आएगा। और डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड बाय द कंसर्न ब्रांच एज पर द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द अटैच्ड एनेक्सर ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस मतलब ऑन टाइम बेसिस। अगर आपने 139 डेज के लिए यूज किया तो 139 डेज का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन शुड बी डन केयरफुली। ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है जो कि ऑडिटर ढंग से चेक करते हैं बिल्कुल। It should also be ensured that total value of all individual asset under different head value less than 5000, जिसका कोड हमारा 1030101010000009 से लेके 1000000015 तक है, should be equal to depreciation on all asset unit less than 5000। जो कोड्स आपको ये बता रखे हैं, कोड्स किस किस लिए? हॉस्पिटल के पहला कोड है ये वाला जो कोड है आपका, ये हॉस्पिटल के लिए है। और दूसरा कोड जो है जो हमारा मेडिकल एजुकेशन के लिए है। तीसरा आरओ एसआरओ के लिए, जैसे 4020 आरएसआरओ के लिए, 40101013 ये हमारा किसके लिए? ये हमारा मेडिकल एजुकेशन के लिए। और 401021 ये हमारा हॉस्पिटल के लिए। ये हेड आपको ध्यान रखने। एंड आगे देखो, वाइल मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इट शुड बी इंश्योर्ड दैट डेप्रिसिएशन मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग एसेट एज वेल एज ऑन द एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग में तो करेंगे आप, साथ साथ में जो एडिशन होता है उस पर भी आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्योंकि हम आपको पता है नेट पे तो लगाते नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाते हैं डेप्रिसिएशन। तो जो हमारी ओपनिंग बैलेंस एसेट का उसमें ऐड करके जो परचेज ड्यूरिंग दिया उस पर हम डेप्रिसिएशन बुक करेंगे। और कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अकाउंट ऑफ दैट एसेट। प्लांटर मशीनरी का प्लांटर मशीन में, फर्नीचर का फर्नीचर व्हीकल का फर्नीचर व्हीकल में। आप कैसे बुक करते हैं? उसमें इन रिसीट साइड में आपका इसका डेप्रिसिएशन का रिजर्व फंड अकाउंट आ जाता है, जबकि डेप्रिसिएशन का होता है एक्सपेंड होता है पेमेंट साइड में आ जाता है। और स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एडिशन डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंड डेप्रिसिएशन चार्ज, ये आपको एक मैंने एनेक्सर डी दिया हुआ है, आपको एनेक्सर डी में भरना है। एनेक्सर डी में देखो ये है हमारा ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक में अंदर देखिए कॉस्ट वैल्यूएशन बिगनिंग में कितना था, पर आपका ग्रॉस ब्लॉक कितना एडिशन हुआ है, उसमें आपने कितनी बेच दी, अब फिर उसका वैल्यूएशन कितना, उस पर कितना डेप्रिसिएशन बनेगा, वो प्रोरेटा बेस में, एडिशन वाले का प्रोरेटा बेसिस में लगाना है। और ओपनिंग वाले का तो पूरा ही लगेगा, आपको पता जो रेट होगा, जिसमें लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, व्हीकल है, फर्नीचर पिक्चर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस हैं, लाइब्रेरी बुक्स हैं, ट्यूबवेल एंड अदर फिक्स एसेट कॉस्ट लेस देन 5000। इसकी ओपनिंग बैलेंस हमेशा नील होता है, क्योंकि हर साल हम इसको फुली डेप्रिसिएट कर सकते हैं। और एसेट इन ओपीएस जो 1 रुपये वैल्यू के वो भी सारे इसमें डाल देने आपको, जो हमने 1 रुपये वैल्यू के रखते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ये हमारे डेप्रिसिएशन का इस तरह से आपको बनाना है एनेक्सर डी। हमने इसका परफॉर्मा भी दिया है। अब इसमें एक चीज और बताई गई, बुक्स के बारे में बहुत क्वेरीज आती थी, हमने बुक्स के लिए डिसाइड किया इस बार डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसको इक्विपमेंट वाले रेट से 20% के हिसाब से आप बुक्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। अब कैश एंड बैंक बैलेंस अगला हमारा डिवीजन है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस पे। ये कैश एंड बैंक बैलेंस पे क्या डिवीजन है देखिए, इसमें मैंने बताया क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट विद कैश बुक। क्रॉस वेरिफिकेशन बुक्स ऑफ अकाउंट विद कैश बुक से करना है, एक फिजिकल कैश बुक बना के रखते हो और एक उसके अंदर सिस्टम को चेक करना है, बिल्कुल ऑनलाइन और ऑफलाइन मैच होनी चाहिए। अकाउंट्स ऑल द बैंक बैलेंस इन बुक्स एंड प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन। बैंक रिकन्सिलेशन तो आपकी फाइनल अकाउंट के साथ आनी है। जब तक आप बैंक रिकन्सिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपका ढंग से बनेंगे ही नहीं अकाउंट। बैंक रिकन्सिलेशन बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले
All the accounting unit must ensure that cash and bank balance has been cross verified with cash book and physical verification of cash in hand. ये ध्यान रखना है। और अगर सपोज RO है, उसका DMD है, ब्रांच ऑफिस तक का भी है, वो RO जो रिपोर्ट करता है वो भी आपको टैली होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस की एज पर द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट अलग भी अदर वो आपको प्रेस्क्राइब करना है, जो कि एनेक्शन ई में मैंने प्रोवाइड किया। ई के हिसाब से बनाना है। देखो मैं बैंक अकाउंट डिटेल बतानी है, स्टेटमेंट ऑफ बैंक बैलेंसेज एज ऑन 31 मार्च 2023 को कितने बैंक बैलेंस है आपका, वो सारा बैंक बैलेंस में आपको बताएंगे। नेम ऑफ द RO, SRO, हॉस्पिटल, मेडिकल यहाँ लिखना है। उसमें नेम ऑफ द BO, DCBO, अकाउंट का टाइप क्या, सेविंग अकाउंट, नॉर्मली सेविंग ही होता है हमारा। लोकेशन कौन सी है, सेविंग अकाउंट, सेविंग करंट, और अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कलेक्शन अकाउंट है कि एक्सपेंडिचर अकाउंट है। नॉर्मली हमारा कलेक्शन अकाउंट होता नहीं है, एक्सपेंडिचर टाइप का ही होता है आपके यहाँ। अब बंद हो गया क्योंकि हेडक्वार्टर मेंटेन करता है। ऑपरेटिव है कि डोरमेंट है, ये बताना है। तो अकाउंट कोई भी नहीं छूटना चाहिए। इसका कैश बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 23 को क्या है, और बैंक बैलेंस क्या है, यानी हमारे कैश बुक के हिसाब से क्या है और बैंक के हिसाब से क्या है, दोनों। और उसके लिए बैंक सर्टिफिकेट ले लेना। जो बैंक का बैलेंस है वो बैंक सर्टिफिकेट आपका लगा होना चाहिए इसके अंदर, और BRS भी साथ के साथ प्रिपेयर होनी, जिसमें येस और नो करके आपको आंसर देना है। इन्वेस्टमेंट का है जो ये हेडक्वार्टर लेवल पे होगा, इसको आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे हम आगे चलते हैं। और सेकंड में इसमें देखो मैंने एरो दिया, दिस स्टेटमेंट शैल ऑल्सो इंक्लूड डिटेल ऑफ ऑल ब्रांच ऑफिसेज DCPO इन केस ऑफ RO, SRO। Total of closing balance as per cash book should tally with the closing balance of cash with bank of March final. And while submitting the account, it must be ensured that the accounting of all bank account has been done. सारे बैंक अकाउंट की होनी चाहिए अकाउंटिंग। छोटी छोटी भी एंट्री, जैसे सपोज कुछ पर्टिकुलर पर्पज के लिए बना लेते हैं, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी भी एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में होनी चाहिए। उसको भी सारे बैंक से इकट्ठा करके मर्ज करके आपको भेजना है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और ये भी ध्यान रखना आपके कोशिश ये करना है कि जितने भी आपके SBI में अकाउंट्स हैं, जो अदर बैंक्स में अकाउंट है, सारा आपको रिकनसाइल करना है, क्योंकि आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मेरे इससे ज़्यादा अकाउंट्स नहीं हैं, यही अकाउंट्स है। उसके अलावा ज़्यादा निकलते हैं आपको बाई चांस कभी आते हैं, तो DDF हैं जो अकाउंटिंग हेड ऑफ फाइनेंस है, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और ये ध्यान रखना कि ये, क्योंकि अभी पीछे केसेस आए हैं जिसमें हमारे अलग से बैंक अकाउंट मिले हैं जिसको DDFs ने डिस्क्लोज नहीं किया था कि हम उनके पास नहीं, ऐसे नहीं बोला था कि ये है उनके पास। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और क्लोजिंग बैंक सर्टिफिकेट, ये मैंने बताया, जैसे आपको बैंक सर्टिफिकेट ले लेना है किसका, आपका जो बैंक में बैलेंस है उसका मार्च फाइनल का जो होता है, उसकी कॉपी मार्च फाइनल अकाउंट के साथ लग जानी चाहिए। तो यानी आप देखो, जैसे 31 मार्च हुआ उसके बाद अपने बैंक में भेज देना है, बैंक मैनेजर से जाके एक क्लोजिंग बैंक सर्टिफिकेट ले लेना, क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट कहते हैं जिसे, वो ले लेते हैं। वो लेके आपको मार्च फाइनल के साथ ही भेजनी है, ये ध्यान रखो। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आपको पता है बैंक के सेविंग अकाउंट में क्वार्टरली बेसिस पे आजकल इंटरेस्ट मिल रहा है, और मार्च क्वार्टर क्रेडिटेड टू मार्च इटसेल्फ, इसलिए यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट तो बनता ही नहीं है। पहले क्या 6 मंथली बेसिस पे होता तो एक्रूड बनता था, एक्रूड बट नॉट ड्यू, बट लेकिन अब नहीं बनता। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड इन ऑल अकाउंट, जैसे एसएस अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, HDC इम्प्रूवमेंट अकाउंट एंड HDC RNM अकाउंट मस्ट बी टेकन इनटू कैश बुक इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, भूलना नहीं। And should be booked as a other interest in the monthly account of March 2023। 22 लिखा, लेकिन 23 है। 23 के मार्च में मंथली अकाउंट में होना चाहिए, मार्च वाले मंथली अकाउंट में डाल देना, सारा इंटरेस्ट वहीं बुक कर लेना, मार्च के महीने में छूटना नहीं चाहिए। चाहे HDF जो हमारे हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी का हो, चाहे RNM अकाउंट्स जो होंगे, उस रिपेयरमेंट अकाउंट हो, कुछ भी हो, अकाउंट्स 1 और 2, जिसका भी इंटरेस्ट मिला हो, सारा आपको बुक करना है, बिना बुक करे नहीं भेजना आपको, ये ध्यान रखिए। ये चीज़ आपको ध्यान से देखिए, और हो सके 2-3 बार वीडियो देखिए ढंग से, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक स्टेटमेंट जो 31 मार्च 2023 तक आप बैंक से मंगवाइए, आपकी कैश बुक से मैच करिए। अगर आपको रीजन और डिफरेंस मिलता है वो मतलब वहाँ पे स्टेट कीजिए। बैंक रिकन्सिलेशन बहुत ज़रूरी है, इसकी स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनाइज करना चाहिए आपको प्रिपेयर कर देना है, 5 तारीख से पहले बना देना है इसको। तो ये ध्यान रखना, बैंक रिकन्सिलेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें देखो बैंक रिकन्सिलेशन क्या देंगे, टाइम बार चेक, सबको टाइम बार वाले को सबको रीबुक करो,
जैसे आपने किसी को चेक दिया एक्सपेंडिचर के रूप में, लेकिन 3 महीने तक भी चेक का क्लियर नहीं हुआ, तो आपको रिवर्स कर देना है उसको, ठीक है, वापस डेटर खड़ा कर देना उसको, मतलब डेटर या क्रेडिटर जो भी है वो खड़ा कर देना आपको। और जो बैंक चार्जेस हैं, इंटरेस्ट एंड अदर आइटम अपेयरिंग इन द बीआरएस शुड बी अकाउंटेड फॉर। और जैसे बैंक चार्जेस है आपके बैंक स्टेटमेंट में है, लेकिन आपने एंट्री नहीं की, लेकिन आपको बैंक चार्जेस की एंट्री डालनी है, इंटरेस्ट मिला है उसकी भी एंट्री डालनी है, क्योंकि वो कैश बुक में आते नहीं अपने आप, वो कैश बुक में जब आप डालेंगे तभी आएंगे वो, अदरवाइज वो तो बैंक स्टेटमेंट में होते हैं। लेकिन उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद जो हमारे एज पर एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से करना है। फर्दर द अकाउंटिंग यूनिट आर ऑल्सो एडवाइज टू ऑब्टेन pension scroll from bank regularly and reconcile the scroll with their records and the expenditure be booked in the cash book to avoid any adverse comment from the C&AG। नॉर्मली क्या हो रहा है, पेंशन स्क्रॉल ढंग से ले नहीं रहे हैं, जिससे रिकंसिलेशन नहीं हो रहा है। अब ये ध्यान रखिए, पेंशन उन्हीं को पे होनी चाहिए जो ये सही सीखें, किसी बाहर वालों को नहीं पे होनी चाहिए। कभी केसेस आए कि हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है, फिर भी डेबिट हो गई और हमने कैश बुक में एंट्री कर ली, लेकिन आपको रिकंसाइल करने के बाद ही एंट्री करनी, पेंशन स्कोर को रिकंसाइल करना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके पीपीओ से करो चाहे किसी से भी करो, आपको रिकंसाइल, आपके रिकॉर्ड बना रखा हो उससे करिए, लेकिन रिकंसाइल जरूर करना है, ये ध्यान रखना है। और एक सर्टिफिकेट लेना है इसका, पेंशन स्कोर हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक एंड हैव बीन टेकन इनटू कैश बुक। एक सर्टिफिकेट आपको देना है कि सारे पेंशन स्कोर आपने बुक कर लिए हैं, ध्यान रखना। अब अगला आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर ईच हेड टू अवॉइड मिस क्लासिफिकेशन इन मंथली अकाउंट। ये बहुत ESIC में ये बहुत होता है, मिस क्लासिफिकेशन गलत कर देते हैं, इसका प्रॉपर सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है। एंड डिटेल ऑफ ऑल द प्रायर पीरियड आइटम इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, वो प्रायर पीरियड आइटम का एक एनेक्चर है उसे बनाना है, उसमें भी आपको कर देना है। क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर बिटवीन हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन, ये बहुत ध्यान रखना है। जैसे हॉस्पिटल अकाउंटिंग यूनिट है जहाँ मेडिकल एजुकेशन और जैसे PG है, UG है, नर्सिंग कॉलेज अटैच हैं, आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई एक्सपेंडिचर वेरी केयरफुली बिटवीन हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन। दोनों के ऐड अलग अलग होते हैं, हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल में, मेडिकल एजुकेशन वाले मेडिकल एजुकेशन में, ये ध्यान रखना है। फॉर्मेट ऑफ मंथली अकाउंट प्रोवाइड सेपरेट, मैं जो बताया मैंने आपको, मेडिकल ट्रीटमेंट के अलग बता रखे हैं, मैटरनिटी फैसिलिटी के अलग बता रखे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर के अलग हेड है। अब ये देखना, इसके आपको ध्यान रखना है 102, 103 है जो 4010, 102, 4010, 103, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और इस तरह के जो यूनिट्स हैं इसको प्रॉपर आपको केयर लेना पड़ेगा कि मिस क्लासिफिकेशन ना आए। जो अप्रैल 22 21 लिखा है, अप्रैल 22 से फरवरी 23 तक शुड बी करेक्टेड इन मार्च 23 बाय ट्रांसफर एंट्री। मार्च 23 में ट्रांसफर एंट्री से आपको यहाँ में ट्रांसफर एंट्री के थ्रू क्लियर कर देना है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस एंड DCPO, ये भी आपको क्लासिफिकेशन। DCPO के लिए मैंने आपको बता रखा है कि अलग से आपको DCPO की डिटेल देनी है, जो कि आप हर साल भेजते हैं मुझे, एक अलग से एनेक्चर होता है DCPO को, उसमें बना के भेजते हैं, तो ये भी इस बार भी आप कंटिन्यू रहेगा। और इसके अंदर देखो, इसमें DCPO के एक्सपेंडिचर का बाइफिकेशन होगा, जिसमें जैसे कि मेडिसिन के कितने हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के कितने हैं, अलग ड्रग एंड ड्रेसिंग के कितने हैं, मतलब अलग चीज़ें अलग तरह से आपको बतानी है DCPO के बारे में, क्योंकि DCPO के हम अलग से हम डाटा प्रिपेयर करते हैं कि DCPO पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। और इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट द ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ DCPO विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मंथली अकाउंट ऑफ रेस्पेक्टिव RO/SRO। ये तो आपको जानते हैं कि DCPO के अलग से अकाउंटिंग यूनिट नहीं बना रखा, DCPO के जो भी बुकिंग होती है RO/SRO में होती है। जो RO/SRO इस जो एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करता है बिटवीन RO/SRO DCPO केयरफुली एंड द विल सबमिट द कंसोलिडेटेड मंथली अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ RO/SRO इंक्लूडिंग DCPO, ये ध्यान रखना। प्रायर पीरियड आइटम, इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड आइटम बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर have been already mentioned. Detail of each and every item booked in this head must be provided. जैसे अनेक्चर F में दे रखा है, पेमेंट साइड में एक्सपेंडिचर और रिसीट साइड में इनकम, ये बुक करनी है। हॉस्पिटल का अलग हेड है, मेडिकल का अलग हेड है, और आपका ये SRO और RO के लिए अलग हेड है, ये आपको ध्यान है, उस हिसाब से आपको बुक करना है। रिसीट साइड में आपका इनकम आता है, पेमेंट साइड में आपका एक्सपेंडिचर आता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हेल्थ पासबुक।
अब हेल्थ पासबुक के बारे में पता ही है आपको, इसको मैंने मेडिकल बेनिफिट हेड के अंदर बुक करना है हेल्थ पासबुक को, और उसका हेड भी है, उसके अंदर हेड दिया हुआ है 40101025000003। ये मेजर हेड है, उसके अंदर बुक आता है जिसे मेडिकल बेनिफिट पेबल टू आईपी, पेड टू आईपीज, इसके अंदर बुक होता है हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए पासबुक का, जो हमारी हेल्थ पासबुक का खर्चा होता है। अभी इसको मैंने लास्ट में दिया था, इफ दिस एक्सपेंडिचर इज बुक अंडर एनी अदर हेड द सेम मस्ट बी ट्रांसफर्ड एंड बुक्ड अंडर द राइट हेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट हेड, जो मैंने अभी आपको बताया था 401010505003, इसके अंदर आपको वापस कन्वर्ट कर देना, गलती से आपने कहीं और बुक कर रखा है तो हेल्थ पासबुक का। और लास्ट में ये हमारा थर्ड लास्ट है जो वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड इन्वेंट्री। Physical verification of assets and stock is mandatory, and certificate in this regard to be prepared, and it is the responsibility of the finance in charge of the unit to prepare a physical verification report after completing the physical verification, and accounting treatment for the recording the gain or loss on the disposal of assets। ये भी करना है, अगर आप कोई बेचते हैं असेट को डिस्पोज करते हैं, उसकी जो कॉस्टिंग से लेके डेप्रिशिएशन माइनस के बाद जो नेट वैल्यू आते हैं उसमें कितना मिला डिफरेंस, डेप्रिशिएशन में से माइनस हो जाना चाहिए, कॉस्ट में से माइनस होनी चाहिए, जो और बैंक रिसीट बैंक में आ जाएगी, और जो प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी होता है, दोनों आपको बुक करना है। ये आपको लॉस पेमेंट साइड में और प्रॉफिट आपका रिसीट साइड में बुक हो जाएगा, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और डोनेशन ग्रांटेड, इसकी जो एंट्री हमें मार्च फाइनल में हार्ड कॉपी के अंदर अलग से बना के देनी, क्योंकि हमें इसे नोट्स टू अकाउंट में शो करना पड़ता है कि आपको कोई भी डोनेशन हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस को मिलती है अकाउंटिंग यूनिट को, हेड एंड इसको ध्यान से रखें। डोनेशन ग्रांट का हेड है उसमें बुक करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन उन्होंने बता दिया, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन फिक्स एसेट आर टू बी डन एज पर द रूल 213 ऑफ द GFR 2017। लेकिन जब भी हम सर्टिफिकेशन ऑडिट ऑफ एनुअल अकाउंट ऑफ ESI-CAG का उसने देखा है जाके, तो देखा कि फिजिकल वेरिफिकेशन तो हुआ ही नहीं है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके डेड स्टॉक है और जो आपका फिक्स रेट रजिस्टर है उससे सारे के सारे चीज़ें फिजिकली वेरीफाइड होनी चाहिए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी DTF के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। अब मतलब DTF इंश्योर करें कि हेड ऑफ जो आपका हेड ऑफ यूनिट है वो करवाए, इसको प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट करें, जाके फिजिकली वेरीफाई कराएं और टाइमली कराएं। टाइम बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट विल बी सबमिटेड टू दिस ऑफिस और एड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, देखो ये फॉर्मेट हमारा एनेक्सर D, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। देखो इसमें सिग्नेचर ऑफ ADF, DDF, JDF, डायरेक्टर फाइनेंस के सिग्नेचर दे रखे हैं। अब इसमें लिखा इट इज सर्टिफाइड द असेट मेंशन अबव, दैट मीन 128 सेक्शन 128 में प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, लाइब्रेरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड विद द रजिस्टर ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड डेड स्टॉक एज ऑन 31 March 2023 in respect of all offices branches come under the jurisdiction of particular RO, SRO, hospital और medical colleges and found in order। ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। ये सर्टिफिकेट मैं अगर ये जिम्मेवारी है आपके ऊपर, ये जो फाइनेंस हेड है उसके बाद देखो फाइनेंस हेड के सिग्नेचर से ये सर्टिफिकेट आएगा, ये आपके ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि आप प्रॉपरली फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं। अगली बार से CAG का कोई भी ऑब्जेक्शन ना आए, ऑब्जर्वेशन ना आए, इस पर ध्यान रखिए आप। ये फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद हम इन्वेंट्रीज के लिए हमने सर्कुलर भी इशू किया, किस तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री का होना चाहिए। पे सर्कुलर भी है, देखो वो ध्यान रखना है आपको, सर्कुलर का फायदा उसी के अकॉर्डिंगली करना है इन्वेंट्री। अब जैसे नॉर्मली जो इन्वेंट्री जैसे हमेशा 31 मार्च को हो जाना चाहिए, इन्वेंट्री का तो क्या आगे का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री चेंज होती रहती है, तो चेंज होती रहती है। तो एग्जैक्टली 31 मार्च को जो स्टॉक आपका क्लोज होने के बाद आपको उसी टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कितने की इन्वेंट्री है, अभी आपको ध्यान रखना है। ये फिजिकल असेट का तो बाद में हो सकता है फिक्स असेट का, लेकिन इन्वेंट्री क्योंकि ये मूवेबल आइटम्स है, फटाफट मूव होती रहती है, जाती है, तो इसका 31 मार्च पे होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। और गेन और लॉस ऑफ जो फिक्स असेट है उसको आपको बुक करना है, मैंने बताया था। अब अगला
अगली चीज है हमारी ओन अकाउंट पेमेंट। अब ओन अकाउंट पेमेंट से रिलेटेड क्या करेंगे? ओन अकाउंट पेमेंट से रिलेटेड देखो, सबसे पहले हमें रिकंसिलेशन और अकाउंट पेमेंट शैल बी इशूड सेपरेटली फ्रॉम हेडक्वार्टर्स अकाउंट 5 ब्रांच। मैंने रिकंसिलेशन भेजता सभी यूनिट्स को। प्रोविजन जो 10% का है बैलेंस पेमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का विल बी मेड बाय दिस ऑफिस ऑन for financial year 22-23. Further, if any payment is made in the current financial year towards full and final payment for the period 12-13 से लेके 21-22 यानी 22-23 तो प्रेजेंट ईयर हो गया, उससे पहले जो हैं उसको ऑन अकाउंट पेबल का उसकी डिटेल आप बना लेंगे। ईयर वाइज आपको डिटेल बनानी है इसको कि आपकी फुल एंड फाइनल पेमेंट किस साल की कितनी हुई है, ये चीज़ें, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कभी कभी हमारे पार्लियामेंट का भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी हमारे मिनिस्ट्री से रेफरेंसेज आ जाते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे पास डिटेल्स होती नहीं, आपके थ्रू ही हमें मिलती है कि फुल एंड फाइनल कौन सी ईयर की कब पे की है, क्योंकि हमें पास्ट ईयर एक्सपेंडिचर्स में डालने पड़ते हैं जब प्रायर पीरियड आइटम होती है। इसलिए जो भी 22-23 से पहले जो भी फुल एंड फाइनल पेमेंट निकली है वो सारे आपके प्रायर पीरियड में एक्सपेंडिचर में जाते हैं और इसको एनेक्चर एच के हिसाब से सबमिट करते हैं। एनेक्चर एच में आपको दिखाता हूँ ऑन अकाउंट पेमेंट का। यहाँ पे क्वार्टर 1, 2, 3 लिखा है, आपकी अब 2 इंस्टॉलमेंट हो गई हैं आपकी, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट। उसके अलावा आपको फुल एंड फाइनल और रिवॉल्विंग फंड और एनी अदर पेमेंट आपको दिखाना है। और ये इसमें दिखाना है पेमेंट रिलीज टू स्टेट गवर्नमेंट एंड दूसरा है पेमेंट रिलीज टू स्टेट सोसाइटीज। दो हो गए आपको पता है, स्टेट सोसाइटी को जो पेमेंट जाती है अलग और स्टेट गवर्नमेंट को जाती है फॉर ऑन अकाउंट पेमेंट। ये दोनों चीज़ें आपको अलग से दिखा देनी है। ये हमारी ऑन अकाउंट से रिलेटेड चीज़ थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ये पता होगा कि डिटेल ऑफ ऑन अकाउंट पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सोसाइटी शुड बी सबमिटेड नेक्स्ट एज। प्लीज नोट दैट ESIC कॉर्पोरेशन in 177th meeting held on 19/2/2019 has decided to bear 1/8 share of the state government for 3 years. According the corporation funding of 100% shall be for the 3 year from the financial 22-21 to 22-23 and on actual expenditure made by the state government or the ceiling amount whichever is less. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ये डिटेल मैं आपको दिया हुआ मैंने, इस डिटेल को आपको ध्यान रखना है, ये डिटेल को आपको ध्यान रखना है। एंड देयर विल बी नो एडजस्टमेंट ऑफ रेंट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर these 3 years, ये ध्यान रखना था। अब लास्ट हमारे मिसलेनियस के बारे में बताऊंगा, जो सस्पेंस स्लीप लगा, आउटस्टैंडिंग एडवांसेस, एनुअल स्पेशल रिपेयर वगैरह के बारे में, रिकनसाइल कैश रेमिटेंस विद हेडक्वार्टर, ये चीज़ें के बारे में है जो मैं आपको बताता है। अब ये मेन चीज़ है एक्सचेंज अकाउंट, ये हमारे लिए हमेशा सरदर्दी का विषय बना रहता है क्योंकि अनरिकनसाइल है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, एसेट एक ने खरीदा दूसरे को दे दिया, या एक एम्प्लॉय यहाँ से ट्रांसफर हो गया वहाँ पे गया। अभी तो ट्रांसफर के सीजन चल रहा है इस टाइम, तो बहुत रिकन्सिलेशन की जरूरी है, तो रिकन्सिलेशन आपको करना पड़ेगा ऑन अकाउंट का। ये ऑन अकाउंट ये हमारा जो रिकन्सिलेशन है, हमारा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है हमारी, वो उसका कराना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे होता है उसके लिए एनेक्चर आई मैंने बना रखा है, और एनेक्चर आई के अकॉर्डिंगली आप 22-23 का बताएंगे, सस्पेंस स्लीप नंबर वगैरह सब इशूज़ के अंदर डालेंगे। इसमें देखो ओरिजिनेटेड मैंने दिखाया पहले, एक ओरिजिनेटेड आइटम्स, इशू किसको किया, कितने का अमाउंट था, उसका रेफरेंस नंबर, किस हेड के थ्रू आपने इशू किया। ऐसे रिस्पॉन्डिंग आइटम है, जिसने इशू किया आपने रिस्पॉन्ड किया, किसको रिस्पॉन्ड किया, इशू टू, अमाउंट, रेफरेंस नंबर और हेड, किस हेड के अंदर आपने बुक कर लिया फाइनली, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, और ये DDF के सिग्नेचर से ही आता है, तो ये आपको बड़े केयरफुली करना है। फर्दर द ESIC हॉस्पिटल आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मेडिसिन एंड अदर आइटम टू DCBO, सो इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द हॉस्पिटल यूनिट दैट all the expenditure have been transferred to DCBO through suspense leave under intimation to concerned RO SRO। RO SRO के अंदर DCBO होते हैं, तो हॉस्पिटल RO SRO को सस्पेंस लीव इशू करेगा जो DCBO को मेडिसिन सप्लाई करता है। और ये ध्यान रखना है सरकार सस्पेंस लीव को ड्यू कंफर्मेशन के बाद इनकॉर्पोरेट आपको कर लेना है। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस फॉर एनुअल रिपेयर एंड स्पेशल रिपेयर्स। अब ये एडजस्टमेंट का बड़ा दिनों से प्रॉब्लम चल रही है कि बहुत जो एडवांस है पेंडिंग है स्पेशल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो उनको आपको जितनी जल्दी हो सकता है वो बिल लेके क्लियर करना है, ज़्यादा जल्दी आपको क्लियर, स्पेशल एफर्ट देने इसके लिए आपको, क्योंकि मार्च प्रोविजनल से और से पहले ही आपको सारे के सारे बुकिंग एक्सपेंडिचर में कर दें, बिल्स मंगवा के SRM मंगा के सब डेप्यूटेशन रिजर्व फंड में चले जाएं जो। और इट शुड बी इंश्योर्ड दैट स्पेशल रिपेयर मेंटेनेंस चार्ज इंकर ड्यूरिंग द ईयर फॉर हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी मेडिकल बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग स्टाफ क्वालिटी is transferred to respective fund by in both receipt and payment side, ये ध्यान रखना है। It is also requested to send the detail of outstanding advances
एज ऑन 31 मार्च 2023, ये आपको हमें देनी है, ये बना के देना, आपको ध्यान रखना। उसका चौथा हमारा है रिकन्सिलेशन ऑफ टीडीएस ऑन जीएसटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अनक्लासिफाइड रिसीप्ट, मिसलेनियस एडवांसेस, एनपीएस, पेंशन पेमेंट्स मस्ट बी डन विद मंथली अकाउंट। ये टीडीएस ऑन जीएसटी दोनों चीज़ें हैं, और सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं, और पीएम परफॉर्मेंस गारंटी है, ये सब का रिकन्सिलेशन मंथली अकाउंट के साथ होना चाहिए। आप क्योंकि अलग से सेपरेट भी मेंटेन करते हैं डाटा, तो वो डाटा और आपका मंथली अकाउंट मैच करना चाहिए। और जीपीएफ रिसीट एंड पेमेंट, आपको जीपीएफ रिसीट पेमेंट, ये तो आपको अकाउंट सेट को आप हर महीने बेचते ही हैं, जो आप आजकल देखा गया कि वो मैच नहीं कर रहे हैं उनके मंथली अकाउंट से, तो आपको ये अकाउंट सेट के साथ रिकन्सिलेशन इसका कर लेना है। और आपको पता है अभी बीच में एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर बोला था कि 2004 से पहले जो फाइनलाइज हो गए उसको एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम में आप कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री आपको बताई थी लास्ट ईयर, उसका मैंने सर्कुलर भी इशू किया था। उसका सर्कुलर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सर्कुलर है उसका, देखो अब इस सर्कुलर को ढंग से पढ़ लीजिए। इस सर्कुलर में बता रखा है कि एम्प्लॉयर जो शेयर है एनपीएस का उसका क्या होगा, एम्प्लॉय शेयर है एनपीएस का उसका क्या होगा, और उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट का क्या होगा, एम्प्लॉय के शेयर का इंटरेस्ट कंपोनेंट का क्या होगा, एम्प्लॉयर के शेयर का इंटरेस्ट कंपोनेंट का क्या होगा। एम्प्लॉयर शेयर तो हमारा जो वो हमारे लिए तो एक तरह से प्रायर पीरियड इनकम हो जाएगा, और एम्प्लॉयर शेयर जो हमारा है वाला इंटरेस्ट है उस पर, वो हमारे मिसलेनियस इनकम बन जाएगी। जबकि जो एम्प्लॉय वाला शेयर उसके जीपीएफ में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके जीपीएफ अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये चीज़ें ये मैंने सर्कुलर में दिखा रखा है, और पूरा सर्कुलर के अंदर बता, जो 21 जनवरी 2021 को मैंने सर्कुलर इशू किया था, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली अगर इस साल भी आपको कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं, वो ट्रांजेक्शन आपको करनी है। तो ये था नॉर्मली जो अकाउंट्स क्लोजिंग करनी है हमें 2022-23 के लिए, इसके लिए छोटा सा मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसके ये एक हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी लेंगे जिसमें कि आप इससे रिलेटेड अब आप क्वेश्चन पूछ सकें, आपकी जो भी क्वेरीज हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि क्वेरीज आपकी आ रही हैं, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान। हम 2-3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, हो सकता है कि फिजिकल मीटिंग भी हो जाए, तो दोनों केस में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये वीडियो अच्छी तरह देख लीजिए, जिसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे आपको आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स है, बहुत से लोग नए आते हैं, उनको पता नहीं होता किस तरह से करना होता है, तो इस वीडियो के थ्रू उनको क्लियर हो जाएगा। और मैं ये भी कहूँगा कि हेड ऑफ अकाउंट को बोल के रखिए डीडीएफ कि हमारे अगर एक्स्ट्रा स्टाफ देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्टाफ भी दे सकते हैं हमें, वो कि क्लोजिंग करें, और हमारा फिलहाल ट्रांसफ़र ना करें। हमारे अकाउंटिंग स्टाफ है, इसका ट्रांसफ़र ना हो जब तक कि अकाउंट कंपाइल नहीं होता। अकाउंट कंपाइल होने तक के ट्रांसफ़र नहीं करें, ध्यान रखना है, ये इस चीज़ को ध्यान रखें। और इसके बाद जीपे रिसीट पेमेंट के बाद कैश रेमिटेंस, बस हमारे ये रेमिटेंसेस होती है, टैली होनी चाहिए हेडक्वार्टर वाली फिगर से। आपको बताया टू एंड फ्रो होता रहता है, यहाँ पे भेजे वहाँ से आए, ये सब चीज़ चलते रहते हैं। इसका रिकन्सिलेशन बहुत ज़रूरी है। और जैसे फंड हमें हेडक्वार्टर से रिसीव होता है, जैसे हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे ही आप एसआरओ से ब्रांच में फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसका रिकन्सिलेशन, रेमिटेंसेस का रिकन्सिलेशन बहुत कंपलसरी है। और दूसरा रिस्पॉन्डिंग आइटम डिपॉजिट इन द अकाउंट नंबर 1 सेंट्रल में जो जमा होता है पैसा हमारे, आप करते हो जो, आप उसको अगर सीवी पीवीजीवी डाल के आप हेड में डालते हैं, जो कि ऑब्जेक्शनेबल है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी केस में आपको ऑपरेट नहीं करना है। और फिगर्स बुक्ड इन मंथली अकाउंट ऑफ अप्रैल 22 टू मार्च 23 मस्ट बी मैच विद द फिगर ऑफ जीएल व्यू इन ईआरपी, ये ध्यान रखना है अपने। कंट्रीब्यूशन रिसीवर की फिगर हम यहाँ पे डालेंगे, आप उधर नहीं डालेंगे। कंट्रीब्यूशन रिसीवर हमारे हेडक्वार्टर से ही डलता है। और ईएसआईसी कोविड-19 रिलीफ स्कीम के अंदर जितनी भी आपने पेमेंट करी है, वो इससे आपके रिफंड से एडजस्ट करनी है। और ये ध्यान रखना है, आपने स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी पेमेंट की थी कोविड के अंदर, उसकी रिकवरी बहुत जरूरी है। उसको रिकवरी लेना है, लायबिलिटी बुक करके डाली होगी शायद आपने, अगर नहीं डाली है तो आपको डालनी पड़ेगी इस बार। तो ये चीज़ आपको अकाउंट्स में देखना है, लायबिलिटी बुक करनी है, और आपका एफर्ट्स भी देने हैं कि रिकवरी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और हमारा कंप्लायंस ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन, जो पिछले बार ऑडिट हुआ था उसमें जो ऑब्जर्वेशंस निकले थे, उसका कंप्लायंस करके मैं कहूँगा फरवरी में ही आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं बता दें कि आपने कंप्लायंस कर दिया। कंप्लायंस का बहुत ज़रूरी है, अगर अदरवाइज़ नहीं तो ये हमारे लिए एक तरह से गलत हो जाता है, और इसमें ओवर ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आपने लास्ट ईयर का ही कंप्लायंस पूरा अभी तक नहीं किया है, तो ऑडिट ऑब्जेक्शन ना आए, इसलिए आप पहले के पहले कर दें।
तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मैं ये इंस्ट्रक्शंस हैं मार्च क्लोजिंग की, ये सारे आप अडेयर करें, प्रोविजनल के अंदर भी, मार्च प्रोविजनल के लिए, मार्च फाइनल के अंदर भी। और सबको मैं एडवाइस करूंगा कि अपने रीजनल डायरेक्टर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह जो भी है, डीन वगैरह से रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे एक्स्ट्रा स्टाफ देके हेल्प करें, ताकि हमारा 31 मई 2023 से पहले पहले अकाउंट बन के तैयार हो जाए, जो कॉरपोरेशन के आगे जाना है। 31 मई 2023 इज द लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द बैलेंस। तो आपसे अब जो आते हैं, ये 31/5 का मेरा टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 31 मई को हम अकाउंट्स को प्रिपेयर कर देंगे। ये हमारा एनेक्शर, हम एनेक्शर के अंदर डिस्कस कर सकें तो एनेक्शर ये हमारा चेकलिस्ट बताया था मैंने, एनेक्शर बी बताया था मैंने, एनेक्शर सी बताया था डेप्रिसिएशन रेट, एनेक्शर डी शेड्यूल ऑफ फिक्स्ड रेट बताया था, एनेक्शर ई स्टेटमेंट ऑफ बैंक बैलेंसेस बताया था, एनेक्शर एफ स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पेड आइटम बताया था, एनेक्शर जी बताया था सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट, एनेक्शर एच बताया था स्टेटमेंट ऑफ ऑन अकाउंट पेमेंट, ये बताया था, एनेक्शर आई बताया था स्टेटमेंट ऑफ सस्पेंस स्लिप इशूड एंड रिस्पॉन्डेड, और एनेक्शर जे भी बताया था सर्कुलर इशूड फॉर जीपीएफ रिसीट एंड पेमेंट। जिसको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जाके अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, मैं आपको उस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप कर दूंगा। तो ये आप अभी जो मैंने बताया ओवरऑल अकाउंट क्लोजिंग पे बताया मैंने, ये सारे एनेक्शन जो हम आपको पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये सारे एनेक्शन है, ये आपके अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट में पहुँच जाएंगे। और इसी तरह से आपको अकाउंट क्लोज करने हैं, आपको ध्यान रखना है। और जल्दी मिलेंगे दोबारा आपसे, और तब तक के लिए आप ये वीडियो अच्छी तरह देखिए, समझिए। कुछ प्रॉब्लम आती है मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, और नहीं तो आप यूट्यूब वाले में नीचे कमेंट्स सेक्शन में जाके क्वेरी पूछ सकते हैं। और इस तरह से हम इस बार अकाउंट जो क्लोज करेंगे अच्छी तरह करेंगे। आपको जानते हैं कि अकाउंट्स क्लोजिंग हमारा एक तरह से फाइनेंस वालों के लिए एक फेस्टिवल हो जाता है, हमारे ये एनुअल फेस्टिवल होता है। क्लोजिंग के बाद जो हमारा होता है ये फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है कि ये हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है। फाइनेंस जो हमारे फाइनेंस ऑफिसर्स हैं या फाइनेंस ऑफिशियल्स हैं उनके लिए फेस्टिवल है। तो हम चाहेंगे बहुत बढ़िया से मनाएं, ताकि बिना किसी ऑब्जर्वेशन के, बिना किसी सीएजी क्वेरी दैट एसएआर में हमारी जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट है क्लीन आए। तो इसके लिए हम सब मिल के काम करेंगे, मेहनत करेंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे और ये अकाउंट को ढंग से क्लोज कराने में हेल्प करेंगे। और तब तक के लिए बाय, और फिर मिलेंगे। और आपकी क्वेरी के लिए थैंक यू वेरी मच।